नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। नए नए सीजेआई बने जस्टिस सूर्यकांत आज विदेशी जजों के बीच बुरे फंस गए और इन्हें इस स्थिति में डाल दिया बहुत ही चर्चित वकील मैथ्यूज नेदुम्परा ने, जिन्हें प्रोवोकेटिव या निडलिंग एडवोकेट भी कहते हैं, जो कई दफे कोर्ट रूम में जजों को असहज कर देते हैं, गुस्से से भर देते हैं, लेकिन उनके मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने जरूरी होते हैं कि जज साहब उन्हें इग्नोर नहीं कर पाते। हुआ क्या कि आज कई देशों के चीफ जस्टिस और जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत साहब के साथ बैठे हुए थे। उनके ही कोर्ट रूम में बेंच बनी हुई थी और केस की सुनवाई चल रही थी। इसी बीच में मैथ्यूज नेदुम्परा पहुंच जाते हैं और उन्होंने एक ऐसी याचिका मेंशन करने की चर्चा वहां की, जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत समझ गए कि ये तो आज हमें बुरा फंसा देगा। उन्होंने कहा, मैं सब समझ रहा हूं कि आज तुम यहां क्यों आए हो। बात हिंदी तक पहुंच गई। क्यों पहुंची? क्योंकि वहां जो जज बैठे थे, अगर अंग्रेजी में वार्तालाप समझ जाते, उस बहस को समझ जाते, तो भारत की जो वर्तमान स्थिति है जुडिशियरी की, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की, उस पर सवाल वो भी खड़े कर देते हैं। किस किस देश से चीफ जस्टिस आए हुए हैं और वहां जजों की चुनने की प्रक्रिया क्या है, वो तो हम आपको आगे बता देते हैं। लेकिन भारत में सीजेआई गवई साहब रहे हों, तब भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कॉलेजियम के जरिए जजों की नियुक्ति पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं और सरकार की दखलंदाजी के क्या ही कहने, यहां सब कुछ होता रहा है। ऐसे में एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा सीजेआई सूर्यकांत के सामने कौन सी याचिका रखते हैं कि रिकंसिडरेशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम एंड द एनजेएसी जजमेंट। एनजेएसी जजमेंट जानते हैं कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था सरकार के तरफ से, उसे कैसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ही असंवैधानिक करार दे दिया था, उसे रद्द करवा दिया था। कारण तो आप जानते ही होंगे। यह तर्क दिया गया कि किसी भी सूरत हाल में यहां जो कार्यपालिका है, चाहे सरकार है, वो जुडिशरी पर हावी होने की कोशिश ना करे, वहां पर अपनी इच्छा का जज ना थोपे, जिससे जो जजमेंट है वो कंप्रोमाइज ना हो जाए। तमाम ऐसी बातें कही गई, तर्क दिए गए और उसके हिसाब से उसे असंवैधानिक करार दिया गया था। लेकिन जजों की नियुक्ति कॉलेजियम के जरिए जो भी हो रही है, वो भी सवालों के घेरे में है। तो नेदुम्परा साहब ने चालाकी की, वो मौके का फायदा उठाए, क्योंकि बेंच में फॉरेन जजेस भी बैठे हुए थे और उन्होंने कह दिया कि हम एक याचिका मेंशन कर रहे हैं जिसमें कॉलेजियम सिस्टम और एनजेएसी जजमेंट पर रिकंसिडरेशन की बात है, फिर से बहस की जाए, कौन ज्यादा बेहतर होगा। सीजेआई सूर्यकांत चाहते हैं कि इस मुद्दे पर विदेशी जज कुछ ना बोले, उन्हें इसकी जानकारी ना हो, इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, हम इसे देखेंगे। नेदुम्परा कहते हैं कि लेकिन कोई और बेंच में तो इसे कोई कंसीडर नहीं कर रहा है, आप कह रहे हैं कि आप देखेंगे। सीजेआई सूर्यकांत समझ जाते हैं कि यह बंदा हमें फंसा रहा है। उन्होंने कहा, अब मैं हिंदी में बोलूंगा, जानबूझकर ये कर रहे हो ना तुम, मुझे सब पता है, अब हम हिंदी में ही बात करेंगे। जो मैथ्यूज नेदुम्परा हैं वो केरला से बिलोंग करते हैं, उन्हें हिंदी समझने में दिक्कत है या फिर हिंदी बोल नहीं पाते। वो कह रहे हैं कि मैं तो हिंदी समझता ही नहीं हूं जज साहब, अब आपको तो अंग्रेजी में ही बोलना पड़ेगा। तो सीजेआई सूर्यकांत दरअसल ऐसे हालात से बचने के लिए वहां हामी भरते हैं कि हां ठीक है कि हम इस याचिका को कंसीडर करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि खासकर कॉलेजियम के जरिए जजों की नियुक्ति प्रक्रिया सवालों के घेरे में किस कदर है कि कॉलेजियम के ही जो सदस्य हैं, जस्टिस बेबी नागरत्ना, जो आगे चलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगी, उन्होंने जस्टिस पंचोली के एलिवेशन को गलत करार दिया था। उन्होंने अपना डिसेंट दिया था, जिस नोट को सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि बाद में गवई साहब ने मीडिया के सामने यह कह दिया कि उनके डिसेंट में कोई मेरिट नहीं था, नहीं तो हम लोग उसे कंसीडर कर सकते थे। खैर, अब आपको यह समझना होगा कि भारत में जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम
सीनियर जज अपने जूनियर कलीग को चुनते हैं जज बनाने के लिए, या जो रिकमेंडेशन अलग अलग जगहों से होता है, आईबी इनपुट्स होते हैं, फिर सरकार फाइनल मुहर लगा देती है। लेकिन विदेशों में क्या है तरीका और कौन से जज आए थे, यह आपको समझना जरूरी है। जो यह तस्वीर आप देख रहे हैं, बेसिकली इसमें भूटान के चीफ जस्टिस हैं लियोनपो नोर्बू सेरिंग, फिर केन्या के मार्था कोमे, ये वहां के चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस ऑफ मॉरिशस भी हैं रेहाना बीबी मुंगली गुलबुल, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका भी हैं पद्मन सुरसेना, और नेपाल सुप्रीम कोर्ट की जज भी आई हुई थी, वो चीफ जस्टिस नहीं है, जस्टिस सपना प्रधान मल्ला। ये आप देखिए 5 विदेशी जज वहां बैठे हुए थे, और वहां भारत में जजों की चयन प्रक्रिया का मुद्दा उठाया जा रहा था, तो वो लोग गंभीर सवाल खड़े कर देते, क्योंकि इनके देशों की व्यवस्था, जज चुनने की जो व्यवस्था है वो थोड़ी अलग है। वो वही है जिसे भारत का सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार देता है। हालांकि एनजेएसी में भी कई विवाद हैं, इसे ठीक किया जा सकता है, नहीं तो वाकई में हो सकता है कि सरकार का कंट्रोल बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जिन जिन देश के चीफ जस्टिस का हमने नाम लिया है, वहां जज, चीफ जस्टिस, ये सब कैसे नियुक्त किए जाते हैं। यहां बताया जा रहा है भूटान में जो राजा होते हैं, दुक ग्याल्पो भी हैं, नेशनल जुडिशियल कमीशन एनजेसी की सलाह पर नियुक्त करते हैं जजों को। एनजेसी में चीफ जस्टिस चेयरमैन होते हैं, और टर्म इनका 5 से 10 साल तक का हो सकता है। केन्या में मार्था कोमे सीजेआई है। कहा जा रहा है कि यहां भी जुडिशियल सर्विस कमीशन है, जेएससी, ये उम्मीदवारों का चयन करता है, और नेशनल असेंबली की मंजूरी से सीजेआई के लिए राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मॉरिशस में क्या स्थिति है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, सीजेआई के लिए पीएम से परामर्श लेते हैं, और अन्य जजों के लिए जुडिशियल एंड लीगल सर्विस कमीशन जेएलएससी की सलाह पर काम करते हैं। फिर अगर श्रीलंका की बात करते हैं, तो श्रीलंका में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए संसदीय काउंसिल की नामांकन पर, और अन्य जजों के लिए जुडिशियल सर्विस कमीशन जेएससी टर्म 65 वर्ष तक है। ये तमाम प्रक्रियाएं जो हैं कमीशन आधारित हैं, स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हैं, यह भी देखा जाता है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति, राजा, पीएम की भूमिका भी रहती है। और भारत की व्यवस्था से आप तो अवगत ही हैं, फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई और जज की जो चुनने की प्रक्रिया है, सीजेआई तो सीनियरिटी के लेवल पर तय होता है, लेकिन जो अन्य जज होते हैं उसमें राष्ट्रपति मुहर लगाते हैं, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम के जरिए ही जजों का एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में होता है, जिसमें सीजेआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। फिर ये सब मिलकर नाम तय करते हैं, सरकार को भेजते हैं, सरकार सिर्फ चेक करती है, या फिर उनकी मर्जी हुई तो कुंडली मारकर बैठ भी जाती है। नाम वापस नहीं करने का चलन तो है, लेकिन आजकल वो भी हो रहा है। सरकार कहती है कि ये नाम मुझे पसंद नहीं है, तो वो नाम भी बदल दिया जाता है। भारत की जुडिशरी में इस वक्त यह भी चल रहा है, और इसे ही ठीक करने के लिए एनजेएसी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। 1993 से जजेस अपॉइंटिंग जजेस सिस्टम चला आ रहा है। हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम बना हुआ है, वहां भी सिस्टम उसी हिसाब से काम करता है, लेकिन हाई कोर्ट में भी जज कैसे नियुक्त होंगे सुप्रीम कोर्ट ही ऑलमोस्ट तय करता है। हाई कोर्ट कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, लॉ मिनिस्टर, पीएम, राष्ट्रपति, इसके तहत जो है एमओपी चलता है, काम आगे बढ़ता है। हाँ, यहां पर जब आप सर्विसेज कमीशन की बात करते हैं तो लोअर कोर्ट्स में है, जिला जज निचली अदालतों में हाई कोर्ट की जुडिशियल सर्विस कमीशन है, हाई कोर्ट की, जिसमें परीक्षा और इंटरव्यू चलता है। राज्य स्तर पर हाई कोर्ट का पूरा कंट्रोल होता है, ये क्लियर है। ऐसे में जो पुराना सिस्टम एनजेएसी है, उसमें जो नियम बना था, उसमें सरकार, सीजेआई, 2 सीनियर जज, एक लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्संस मिलकर तय करते। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था, और फिर से कॉलेजियम को लागू कर दिया गया था। तो आज की तारीख में जजेस अपॉइंटिंग जजेस, यही सिस्टम है, और इसी केस को दोबारा से कंसीडर कराने के लिए, इस पर बहस कराने के लिए निदम्परा ने मौके का फायदा उठाया
और विदेशी जजों से भरी बेंच में सीजेआई के सामने इस केस की चर्चा छेड़ दी। जज साहब समझ गए कि अगर अंग्रेजी में बोला तो फिर यहां से क्रॉस सवाल उठेंगे, तो उन्होंने मामले को हिंदी में बोलना शुरू कर दिया और उन्होंने वकील साहब से कह दिया, ये जानबूझकर फिर से तुम शुरू हो रहे हो ना, मैं सब समझ रहा हूं। और वकील साहब कहते हैं, आप हिंदी में क्या बोल रहे हैं, ये मैं नहीं समझ रहा हूं। तो मामला आज ऐसा था कि किसी तरीके से समझिए जान छूटी सीजेआई साहब की, नहीं तो बुरे फंस जाते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।